हेलो एवरीवन। तो यहाँ तक हमने कल रख दिया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था कल। अब आगे बढ़ते हैं इससे। ओके। तो ये सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जीएस, ये जो है मेरा चैनल जीएस सिंपल है। ठीक है, इसको जो है आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, लाइक भी करें। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत लगती है बनाने में लेक्चर्स वगैरह। आप लोगों का ही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाएगा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। अभी ये जर्नी समाप्त नहीं हो रही है, मैं आपके साथ आगे तक चलूँगा। ठीक है, और ये हमेशा से फ्री रहा है और मैं फ्री ही रखूँगा सारे चैनल, सारे कोर्स। ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर मैं बता दिया था कि इलेक्शन जो है फीचर्स मैंने स्टार्ट किया था। तो फीचर्स में पहला फीचर्स मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था क्या, कि पीपल जो होता है ना, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ये डेमोक्रेसी का फंक्शन है। डेमोक्रेसी का मतलब जो है पहला फीचर है कि इसमें पीपल जो होता है, रूलर जो होता है, वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय द पीपल। मतलब चयनित हो, चयन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, उसका चुनाव होता है। और चुनाव किसके द्वारा होता है? इलेक्शन के द्वारा। ये सब आगे देखेंगे। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे यहाँ परवेज मुशर्रफ का को लेकर। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने दिए थे परवेज मुशर्रफ को लेकर कि ये पाकिस्तान का गवर्नर, पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल था। इन्होंने सत्ता तख्त तख्त पलट दिया था वहाँ पे। और वहाँ जो है क्या, वहाँ पे अपनी सरकार बना ली थी इसने, जबरदस्ती बैठ गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं इसी के बारे में कि मेल प्रैक्टिस हो गया। मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये लेंदी हो जाएगा, चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो। तो आप लोग भी पता नहीं करते होंगे लाइक कि नहीं करते होंगे, लेकिन आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कतें हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ, परवेज मुशर्रफ 2002 में जो है, सबसे पहले तो 1919 में 19 1999 में जो है ये क्या हुआ था, इसने अपना तख्ता पलट, मिलिट्री coup कर दिया था। मतलब जो है मिलिट्री शासन ला दिया था। ठीक है, फिर 2002 में इसने जो है अपना अमेंडमेंट करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या अमेंडमेंट किया कि राष्ट्रपति जितना भी ये नेशनल नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो है ना, इसको डिसमिस कर दिया गया। और यहाँ फिर से जो है इसको सुपरवाइज कराया गया, मतलब डिसमिस करके सुपरविजन इसका किया गया। किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसका सुपरविजन किया गया। मतलब इसको सारा देख रेख इसका जो है, इसको दे गया कि किसके हाथों में? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, और फिर जो है, और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको डोमिनेट करता था। इसका मतलब है कि इसको जो है, इसका अथॉरिटी जो रूलर था सबसे बड़ा, वो कौन था? परवेज मुशर्रफ ही था, मिलिट्री ही थे। ठीक है, तो इसलिए इसको सौंपा गया था ये। इसने एक लॉ पास किया, वही जो अमेंडमेंट किया था उसने। लॉ में क्या कहा कि जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, कुछ पावर्स उसको दिए गए हैं, बाकी सारे पावर्स मिलिट्री के पास ही रहेंगे जनरल मुशर्रफ के बाद। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद अब पता चलता है। तो इससे बताइए क्या पता चला आपको? क्लियरली यहाँ कह रहा है एनसीईआरटी कि क्लियरली ये बात पता चल जाती है कि मेजर रीजन, बहुत सारे रीजन है पाकिस्तान के अंडर जो है मुशर्रफ आ गया है। ये देखिए, इसको सबको हमें डिस्कस नहीं करना है, बट इसको सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मेन मुद्दा यहाँ डिस्कस करना था वो कि डेमोक्रेसी को कैसे देखा जाए, इसके पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेना है कि क्या डेमोक्रेसी, रूलर्स जो है, जो कि इलेक्ट किया गया है पीपल के द्वारा, क्या वो डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उसी के हाथ में। क्या डिसीजन मेकिंग है उसके हाथ में? नहीं है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग जब नहीं है तो ये जो है, डिसीजन मेकिंग जब नहीं है तो ये रियली नॉट अंडर द डेमोक्रेसी।
ठीक है, डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए, सारा चीज होने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि जनरल मुशर्रफ जो है, हाँ, जनरल मुशर्रफ जो है यहाँ पे वर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस प्रॉब्लम्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, ये प्रॉब्लम बहुत सारे डिक्टेटरशिप और मोनार्की में है। डिक्टेटरशिप का मतलब मैंने बता चुका हूँ, कल भी बताया है, अभी फिर से बता देता हूँ। डिक्टेटरशिप का मतलब है जो तानाशाह हो जाता है। मोनार्की का मतलब होता है जिसका हायरार्की चलता है। मतलब यहाँ पे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इंडिया में जो राष्ट्रपति है वो कैसा कैसा मोनार्की सिस्टम है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मोनार्की होता है। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, पार्लियामेंट जो है कैसे कैसे गवर्नमेंट इलेक्ट करता है, बट रियल पावर विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। रियल पावर किसके हाथ में था, वहाँ पाकिस्तान की बात कर रही है, जो कि जो वो इलेक्टेड नहीं है उसके पास रियल पावर है, दैट इज परवेज मुशर्रफ। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक चीज़ देखने वाली बात है कि ना ये सबसे मेन टॉपिक, मेन मुद्दा है यहाँ पे, ये मेन लाइन है जिसको आप लोगों को याद रखना है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, फाइनल डिसीजन जो मेकिंग होगा वो मस्ट है, मस्ट का मतलब है एकदम नेसेसरी, होना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, ये इलेक्शन पावर किसके हाथ में होगी, इलेक्शन पावर होना चाहिए जो इलेक्टेड है, जो इलेक्शन के द्वारा आया है, जिसको इलेक्ट किया गया है पीपल के द्वारा, उसी के हाथ में डिसीजन पावर होगा। देखिए मेन बात है, पीपल सबको इलेक्ट करता है, ये बात क्लियर है। ठीक है, पीपल इलेक्ट करेगा तो पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव जो चुनता है, प्रतिनिधि जो चुनता है, वो क्यों चुनता है, पीपल इसलिए चुनता है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि उसके उसके थ्रू ही जो है उसको राज किया जाएगा। ठीक है, वो रूल किया जाएगा उसके द्वारा। पीपल रूल करता है, पीपल टू बी रूल्ड होता है, मतलब दूसरे उसके द्वारा रूल किया जाता है और ये रूल भी करता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का एक फीचर हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन क्या होता है, यहाँ इंडिया में कौन सा इलेक्शन है बताइए आप लोग, इंडिया में कौन सा इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर है कि नहीं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना इंडिया में, हमेशा देखते होंगे आप, जब भी इलेक्शन आता है तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस है, ये सब थोड़ा ठीक हो जाएगा सब। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन होना चाहिए, इलेक्टरल कंपटीशन होना चाहिए। कैसे होगा, चाइना में जो है इलेक्टरल कंपटीशन फ्री और फेयर नहीं है। क्यों नहीं है, वहाँ वन पार्टी रूल करता है, चाहे कितना भी खड़ा हो जाए जीतेगा तो एक ही, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना का, जो अभी सी जिनपिंग बना हुआ है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना का है वही जीतेगा। रेमिनो, ये सब सारा एग्जांपल दिया गया है, दही, फिर जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। ये सब सारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोग कोट कर सकते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में। ठीक है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इलेक्शन लड़ने से पहले भी यहाँ चाइनीज के कम्युनिस्ट पार्टी से ही अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं लड़ सकता हूँ। नहीं, अभी मैंने थोड़े दिन कल मैंने डिस्कस किया था रशिया सीरिया का ना, वो सॉरी इराक का था, जिसमें बोला गया था कि नहीं आपको जो है डेमोक्रेसी अगर यहाँ लड़ना है, अल बात करके कोई वो था, मतलब जो है एक पार्टी थी। ठीक है, तो इसमें जो है अगर लड़ना है तो इसका जो है सहारा लेना पड़ेगा, मतलब इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वही चीज़ इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ ज्वाइन की बात है, यहाँ अप्रूव की बात है, अगर अप्रूव कर देंगे ये तभी आप जो है इलेक्शन के लिए आ सकते हैं। ओनली दोज हु आर मेंबर्स, ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है 8
और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू 8 वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी और इसके साथ जो अलाई किया, अलाई का मतलब होता है जो गठबंधन किया हुआ है, ठीक है, गठबंधन जो भी किया गया है, तो ये सब सारा जो है यहाँ पे इलेक्शन में भाग ले सकता है वही। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही गवर्नमेंट फॉर्म होता है। इंडिपेंडेंस 1930 में जब से इंडिपेंडेंट हुआ है कौन, मैक्सिको, मैक्सिको भी एक समय में गुलाम था और ये 1930 में जो है इंडिपेंडेंस लिया है, डिपेंडेंट हुआ है, ठीक है। इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर, 6 ईयर में इलेक्शन होता है। हमारे इंडिया में कितने साल का होता है बताइए आप लोग, ठीक है। इलेक्शन होल्ड्स आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हर एक 6 साल में जो है यहाँ कराया जाता है इलेक्शन। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। यहाँ कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल के अंतर्गत नहीं आया है कभी, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिए। कलर में ले लेता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर जो है पार्टी रूल, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वहाँ पर पीआरआई चलता है, रिवोल्यूशनरी पार्टीशन। और अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अगर दूसरा अपोजिशन पार्टी कभी खड़ी होती है तो वो जो है जीत नहीं पाता है, ठीक है। फिर पीआरआई वाज नॉन यूज बाय मेनी डर्टी ट्रिक्स। पीआरआई जो है बहुत सारा मेल प्रैक्टिस भी करता है चुनाव जीतने के लिए। ये सारा जो है इलेक्शन, ये सारा मतलब जो है ये सारा पॉइंट्स जो है आपको खुद से भी पढ़ना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। टीचर्स जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में यूज टू फोर्स, वो टीचर जो है बच्चे के पेरेंट्स को जो फोर्स करते हैं कि आप भी पीआरआई को ही वोट दीजिए, ये सब वहाँ चलता है। तो यहाँ बताइए कि ये डेमोक्रेसी है। तो यहाँ डेमोक्रेसी किस में नहीं है, ये सब उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण लेता है ये, ठीक है। लार्जली इग्नोर्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और फिर जो है कहता है समटाइम्स द पोलिंग बूथ जो होता है, कभी कभी पोलिंग बूथ जो है वहाँ वो वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में क्या होता है, हाँ यही सब चलता है, मेल प्रैक्टिस है ये सब ना, ये सब दिस इज नॉट टॉलरेटेड इन इंडिया। इंडिया में ये सब टॉलरेट नहीं किया जाता है, तुरंत हंगामा हो जाता है कि यहाँ बूथ लूटा गया, यहाँ ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट होती है और ये पूरा जिम्मेदारी इसके पर होता है कि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, समझे। इस तरह से जो है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। विच मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू कास्ट देयर वोट। इससे जो है लोगों को बड़ी परेशानी होती है अपने वोट को कास्ट करने में, ठीक है। वोट कास्ट करने का मतलब वोट के साथ कास्ट लगता है, ये याद रखिएगा हमेशा। वोट कास्ट किया जाता है, वोट देना, ठीक है। द पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। पीआरआई सब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है ये सब इलेक्शन में। तो ये सब सारा मेल प्रैक्टिसेस है। फिर यहाँ से देखिए ये सब चाइना के बारे में भी कुछ एग्जांपल दिया गया है। इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस करने के लिए ऑफर नहीं करता है पीपल को, ठीक है। पीपल को ऑफर नहीं दिया जाता है कि आप कोई चॉइस कीजिए, बस एक ही पार्टी है उसको वोट देना है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी को चूज करना ही पड़ता है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, क्या हम लोग इसे चॉइस बोलेंगे। मान लीजिए कि आपको जो है बोला जाए, आपको दिया जाए दाल चावल ही दिया जाए, ठीक है, दाल चावल खाने के लिए दिया जाए और आपको कहेगा चलो बताओ कि दाल चावल खाओगे या पूरी सब्जी खाओगे। अब पूरी सब्जी तो है ही नहीं, ठीक है, पूरी सब्जी जब है नहीं तो क्या खाओगे आप,
दाल चावल ही खाना पड़ेगा। तो क्या ये चूज करने का ऑप्शन दिया आपको? सिर्फ बोला गया, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसको रियल में इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं यहाँ पे। नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे ऑफ रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, इसीलिए कोई गुंजाइश ही नहीं पैदा होती है कि कोई रूलिंग पार्टी को हराया जाए। तो ये सारा मुद्दा देखते हुए हम लोग आ गए हैं अब थर्ड, फिर तीसरा, मतलब जो है तीसरे फीचर्स पे आ गए हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, ताकि जो पावर में है उसको फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का। ऐसा नहीं, देखिए इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि उसको हार जाना चाहिए, लेकिन उसको चांस होना चाहिए, पीपल को एकदम फ्रीडम होना चाहिए चुनने का कि मतलब इससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आप दूसरा भी चॉइस आप रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। तो ये जो है आप इतना फीचर्स, ये जितने भी बुलेट पॉइंट ब्लैक में लिखा गया है ना एनसीईआरटी में, सिर्फ आप इसको ही पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं और फिर जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंत में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी भी सेशन आएगी। पहले तो एक बार चैप्टर तो खत्म हो जाए, बहुत बड़ी चैप्टर है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, एक नया फिर से फीचर आ गया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। देखिए एक पर्सन है, मान लीजिए कि यहाँ 4-5 लोग हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। 5 लोग हैं, ये पांचों वोट दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग जो है वोट किए, क्लियर है। अब 5 वोट जो वोट किए, मान लीजिए ये दे दिया दूसरे पार्टी को, और ये दे दिया, ये दिया ए पार्टी को, ये दिया बी पार्टी को, और यहाँ पे दिया सी को, ये भी दे दिया सी को, यहाँ भी दिया सी को। ठीक है, ये तीनों सी को दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो है सी को देने वाला जो है ये मेजोरिटी में आ गया। जब मेजोरिटी में आ जाएगा तो यही जीतेगा। तो ये हमेशा हर कंट्री में नहीं होता है ये फंक्शन, ये इंडिया में सिर्फ है कि जो ज़्यादा वोट लाएगा इसी में होगा। लेकिन डेमोक्रेसी भी यही कहता है, डेमोक्रेसी भी यही कहता है कि हर एक पर्सन की एक एक वैल्यू होनी चाहिए। इसकी एक वैल्यू है, इसकी भी एक वैल्यू है, इसकी भी एक वैल्यू है। सबकी 1 वोट 1 पर्सन के अनुसार 1 वोट की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हर जगह ऐसी वैल्यू होती नहीं है। तो ये यही कह रहा है कि सारा को डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए एक शब्द यहाँ पर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। का मतलब है जो 1 वोट हर एक को जो है, जो भी अपना 18 ईयर्स एज प्राप्त कर लिया है ना, सबको, मतलब यूनिवर्सली। ठीक है, एक क्राइटेरिया रखने के बाद यूनिवर्सली सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ये कहता है हमारा राइट। ठीक है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर है यहाँ पे, मतलब यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट, ये फ्रेंच वर्ड है फ्रेंचाइज। अब देखिए, एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। बहुत सारे इंस्टेंस देखे होंगे इक्वल राइट ऑफ वोट को खत्म करने के लिए। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, 3 एग्जांपल, ये याद रखिएगा। एक तो पहला 2015 में सऊदी अरबिया में देखा गया, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। महिलाओं को पहले 2015 तक जो है महिलाओं को सऊदी अरबिया में वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर इस्टोनिया में जो है मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिलिट्री। देखिए इस्टोनिया कहाँ पे है, आप जाकर देखिए, मैं एक हिंट दे देता हूँ। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब यूरोपियन कंट्री है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसकी कौन कौन जो है कंट्री है जो कि बॉर्डर्स को टच करती है। ठीक है, ये सारा आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपका होमवर्क है। कुछ देखिए आप लोग होमवर्क भी किया कीजिए, इससे जो है आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिटीजनशिप जो है इस तरह से बनाया गया कि बिलोंगिंग टू रशियन मिलिट्री फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ताकि रशियन मिलिट्री वहाँ बार बार होता था क्या, रशियन मिलिट्री उधर डोमिनेट करता था, इसलिए ऐसा टाइप से सिटीजनशिप बनाया गया कि रशियन मिलिट्री जो भी है ना,
सॉरी, रशियन माइनॉरिटी जो भी है वहाँ पे, मिलिट्री मैंने गलती से पढ़ लिया, ये जो है रशियन माइनॉरिटी जो है ना, रशियन माइनॉरिटी को, रशियन माइनॉरिटी होते हैं ना कई, देखिए इंडिया में भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ है, जैसे कुछ बांग्लादेश से भाग के आए हैं, कुछ म्यांमार से भाग के आए हैं रिफ्यूजी टाइप में, ठीक है, तो ये सब माइनॉरिटी के गिनती में आते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि म्यांमार से भी भाग के आया है, और कोई कोई बॉर्डर कंट्रीज पे भाग के आता है ये, तो इस टाइप से सिटीजनशिप बनाया कि उसको वोटिंग राइट दिया ही नहीं, जो रशियन माइनॉरिटी है, लेकिन रह तो रहा है इस्टोनिया में, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ये है। तीसरा एग्जांपल फिजी का, द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन, ठीक है। इंडियन फिजियन जो है इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी किसकी, जो है फिजी को। फिजी, इंडियन फिजियन का मतलब है कि इंडिया, इंडिया के लोग जो फिजी में बस गए हैं, ठीक है, बहुत पहले ही बस गए थे, तो इंडियन फिजी से ज़्यादा वैल्यू है फिजी के पास वोट की। तो यहाँ पर किसी में डेमोक्रेसी नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू कह रहा है कि वन वोट, वन पर्सन वन वोट होना चाहिए। यहाँ पर इंडियन फिजी, अरे भाई है तो उसी का पार्ट, चाहे इंडिया से गया हो या कहीं से, वो रह रहा है वहीं, सब दिन अपना पूरा जीवन वहीं बिताया है, तो इंडियन फिजी उसको कह के अलग सेपरेट कर दिया और उसको वोटिंग राइट ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर ये 3 लोग देंगे वोट तो वहाँ के फिजी 1 लोग के वोट को माना जाएगा इक्वल। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चौथा फीचर हम लोगों को आ गया क्या, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी बेस होना चाहिए किस पर, फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का कहने का मतलब है उसको वोटिंग राइट होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी का ये मतलब है पॉलिटिक्स से जो रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या राइट होनी चाहिए, एक तो पहला वोटिंग राइट, आपको वोट देने का अधिकार हो, प्लस वोट आपको लेने का भी अधिकार हो। कहने का मतलब है कि आप भी खड़े होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो दैट इज द पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी है, तो भारत में इक्वालिटी है, ठीक है। आप भी खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में अगर आप एलिजिबल हैं तो, अगर उसकी क्राइटेरिया है कुछ की, मतलब जो है 18 साल आप पूरा हो जाता है एमएलए बनने के लिए, तो 18 साल से ऊपर आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ सारा क्राइटेरिया किया गया है। आप लोग बताइए कि एमएलए के लिए, एमपी के लिए, ठीक है, एमपी, एमएलए, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ये सब के लिए कितना एज चाहिए बनने के लिए इंडिया में। तो यहाँ दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दिया गया है। तो डेमोक्रेसी क्या है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। दैट क्लियर? सबके पास जो है, एवरी सिटीजन, जितना भी एडल्ट सिटीजन, एडल्ट सिटीजन कहने का मतलब है सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। अब कोई रखता है 20 साल, कोई 25 साल। यहाँ इंडिया में जो एडल्ट सिटीजन वो माना जाता है वो 18 साल को माना, ठीक है, 18 साल को एडल्ट सिटीजन माना जाता है, और उसके पास वन वोट होगा, ईच वोट का वैल्यू वन वैल्यू होगा, ठीक है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एकदम डिटेल से, ठीक है। जितने भी फीचर दिए गए सबके लिए डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये चीज़ ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल का मतलब है मौलिक, फंडामेंटल का हिंदी क्या होता है, मौलिक, मूल रूप से। जो प्रिंसिपल है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, तो सिटीजन, एवरी सिटीजन को जो वोट का राइट होना चाहिए, जो भी एडल्ट सिटीजन है, और जो भी एडल्ट सिटीजन है जिसकी भी वोटिंग होगी उसकी इक्वल वेटेज होगी, मतलब इक्वल वैल्यू होगी सारी की, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एट लास्ट वन मैन वन वोट। तो यहाँ पर जो है कार्टून वगैरह आप पढ़ते रहिएगा, अपना समझते रहिएगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखिए एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हमारे इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। किस आर्टिकल में है भाई, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है ये
और राइट टू इक्वलिटी में दो टाइप के राइट्स हैं। पहला तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सारा चीज़ बताऊंगा जब पॉलिटी में हम लोग घुसेंगे ना, जब लक्ष्मीकांत पढ़ाने लगूंगा, या फिर 11th क्लास का जब मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी, उसमें भी ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं। जिम्बाब्वे का एक दिया गया है यहाँ पे, जिम्बाब्वे में एक जानू पीएफ जो है, ये करके एक जो है यहाँ पर वो करता था क्या, जानू पीएफ करके एक जो है वो होता था पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। देखिए, वाइट माइनॉरिटी वहां हुआ करता था। एक चीज याद रखिएगा, ब्रिटिश हमेशा जहां रूल किया है वहां पर मेजोरिटी रहा है, मतलब उसी का डोमिनेंस रहा है। और ये जो है, ये कंट्री ऐसा है जिम्बाब्वे, यहाँ पर वाइट को ही सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, वाइट की माइनॉरिटी है यहाँ पर, और मेजोरिटी कौन है, ब्लैक है यहाँ पे। व्हाइट ब्लैक का होता है ना, अपार्थिड उसको बोलते हैं, अपार्थिड कल्चर। जैसे हम लोग में कास्टिज्म चलता है ना, यहाँ पे इंडिया में कास्टिज्म चल, जातिवाद होता है, उसी तरह वहाँ पर उजला काला मतलब सफेद और गोरे का जो बीच में भेदभाव होता है। कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। जानू पीएफ कौन होता है, ये व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। सिंस देन द कंट्री हैज बीन जानू पीएफ, व्हाइट माइनॉरिटी के ही रूल है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि दी पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, उसका लीडर है, जानू पीएफ का लीडर कौन है, रॉबर्ट मुगाबे। वो जो है रूल करता था, रूल किया था कंट्री पर सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तक रूल किया था। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। जानू पीएफ के द्वारा जो है हमेशा रूल होता था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जो है जानू पीएफ के द्वारा जो है रूल किया जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करने दीजिए। ठीक है, तो जानू पीएफ के द्वारा यहाँ पर इसको किया जाता था। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मुगाबे, यही रॉबर्ट मुगाबे को अब शॉर्ट में मुगाबे बोल दिया। मुगाबे वॉज पॉपुलर बट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस, ये अनफेयर प्रैक्टिस करता था कभी कभी। क्या करता था ये जो है, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, पहले तो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया टू इंक्रीज पावर, अपना पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, मेक हिम लेस अकाउंटेबल, जाकि अकाउंटेबल लेस हो पाए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदारी, किसी के प्रति आप अकाउंटेबल है, इसका मतलब है कि आपको उस आप जवाबदेही है इसके लिए। ठीक है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। अपोजिशन पार्टी जो होता है उसको जो है वर्कर्स वर हरास्ड, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हरास्ट किया जाता था, उसको उसका शोषण किया जाता था। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, उसके मीटिंग को डिसरप्ट किया जाता था कि मीटिंग करके कुछ अच्छा प्लान नहीं कर ले। तो ये सब मेल प्रैक्टिस हुआ करता था ताकि अपना सत्ता में बना रहे। इस तरह से करके जो है डिक्लेयर इलीगल, कभी कभी जो है अगर डेमोन्स्ट्रेशन होता था तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। फिर जो है लिमिटेड राइट होते थे उसके। क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज, लॉ जो है एक ऐसा लॉ था जिसमें जो है आप लिमिटेड क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वहाँ क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार पूरी तरह से नहीं था, वो बहुत लिमिट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यहाँ तो आप भर भर के क्रिटिसाइज कर देते हैं, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो या फिर कोई कांग्रेस की सरकार हो, आप पूरा अपनी मर्जी से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिमिटेड क्रिटिसिज्म था। टेलीविजन रेडियो, ये भी सारा देखिए टेलीविजन और रेडियो, यहाँ पर आप कुछ भी दिखा सकते हैं टेलीविजन रेडियो पर, लेकिन यहाँ पर इस पर भी कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये सारा जो है यहाँ पे किया जाता था। गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट, यहाँ जर्नलिस्ट को भी बहुत ज़्यादा सताया जाता था। हु वेंट अगेंस्ट इट, अगर वो उसके खिलाफ जाता था जर्नलिस्ट तो उसको भी बहुत सताया जाता था।
यहाँ परसुएड का जज को भी, जज के जजमेंट को भी परसुएड किया जाता था, मतलब उसको जो है प्रेशराइज किया जाता था, उसको जो है दबा दिया जाता था जजमेंट को भी, ठीक है। यहाँ जजमेंट को भी दबा दिया जाता था। और आउट ऑफ ऑफिस इन फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 में तो उसको फोर्स किया गया था जज को, जजमेंट को दबा के कि जो है आप बाहर रहिए ऑफिस से। एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्बाब्वे शोज, अब ये एग्जाम्पल क्या शो करता है, पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। पॉपुलर अप्रूवल जो होता है डेमोक्रेसी में नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है अप्रूवल होना, लेकिन जो है बट इट इज नॉट सफिशियंट, ये सफिशियंट नहीं है। यहाँ जिम्बाब्वे में अप्रूवल तो था, सभी लोग तो सुनते थे उसे, ठीक है, लेकिन इलेक्शन को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया जाता था, उसको मेल प्रैक्टिस किया जाता था, उसको जो है किसी तरह से उसको गलत ठहराया जाता था। अगर दूसरा कोई अपोजिशन पार्टी खड़ा होता था उसको दबा दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर होता था। पॉपुलर लीडर जो है कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर कभी कभी ऑटोक्रेटिक भी हो जाता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब स्वयं, क्रेटिक का मतलब रूल, खुद से ही रूल करने लगता है, कोई संविधान वगैरह को नहीं मानता है, ठीक है। इफ यू विश टू एक्सेस द डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी हम लोग चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट टू लुक द इलेक्शंस, इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। देखिए एक चीज यहाँ नया कॉन्सेप्ट खुल के आया कि अगर हम लोगों को अगर डेमोक्रेटिक देखना है, किसी को डेमोक्रेसी में अच्छा गवर्नमेंट लाना है, तो सिर्फ इलेक्शन ही नहीं देखना है कि उसको लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि बीजेपी सरकार को भारी मतों से विजय हुआ है, ये सरकार है हमारी, अगर ये कुछ भी गलत करता है इसके बाद इलेक्शन के बाद भी, तो ये भी मैटर करता है कि आप सही से डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं। तो वही चीज कह रहा है कि ये इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी देखना है कि ये जो है इलेक्शन, इसके बाद, बिफोर और आफ्टर, कि आप काम कैसा कर रहे हैं। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर रिमूवल, सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट रूम होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज देखा जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के बाद भी देखा जाता है, तभी डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, दे शुड बी फ्री टू थिंक, उसको सिटीजन को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, उसके पास ओपिनियंस होना चाहिए, उसके पास एक अपना सोच होना चाहिए, एक अपना विचार होना चाहिए, वो कुछ भी विचार प्रकट कर सकता है, उसकी अपनी एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो वक्तव्य होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इन पब्लिक में टू फॉर्म एसोसिएशन करने का, ये सारा जितना भी दिया गया है ये हमारे आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 19, आप एक बार जाकर पढ़िएगा, ये सारा जो है कीवर्ड्स वहाँ मिल जाएगा आपको, एक्सप्रेशन, ये ओपिनियन, कुछ भी थिंक कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वायलेंटली नहीं करना है, ठीक है, पीसेबली कर सकते हैं, यहाँ एक टर्म है पीसेबली और पीसफुल में अंतर होता है, मैं सही से समझाऊंगा इसको, ठीक है। यहाँ पीसेबली आप कर सकते हैं, पीसफुल नहीं, ठीक है। अब जो है यहाँ एवरी वन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, आइज ऑफ लॉ में यहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दैट राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, स्लाइड को नीचे करने दीजिए, हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के द्वारा, जो कि इंडिया में है। आपको फंडामेंटल राइट अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, इंडिया का कंपेयर करते जाइए, ठीक है, ये कनेक्शन बन जाएगा आपके दिमाग में। वी शैल रीड अबाउट मोर अबाउट, ये चैप्टर 5 में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना तक जो है
हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस टू अप्लाई द एनी वे ऑफ गवर्नमेंट टू रन आफ्टर इलेक्शंस। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार जो है कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता है। इट्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन द, क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया इसीलिए वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, उसकी भी कुछ पावर्स में मतलब जो है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हर चीज़ नहीं कर सकता है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, अपना बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर इन द रूल ऑफ, इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज, माइनॉरिटीज़ के गारंटीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसके लैंग्वेज को दबा दें। माइनॉरिटीज़ कितना है इंडिया में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मुस्लिम, ये सब माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये अभी से मैं बता देता हूँ। ये एक आपका जो है MCQ बन सकता है। माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। Every major decision has to go through a series of constitutions. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution. जितना भी responsibilities और rights है ये सब असाइन किया गया है, ये सब दिया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हमारे लैंड में फंडामेंटल लॉ अगर कहा जाए क्या है, मतलब जो सुप्रीम लॉ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशल्स। ये सिर्फ पीपल के लिए नहीं है, अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशल्स के लिए भी है। ये चैप्टर 4 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है फोर्थ फीचर ये हमें दे दिया है क्या, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो वैसे भी पढ़ के समझ में आ रहा था, ये लिमिट्स की बात करेगा। तो एक नया फीचर्स और जुड़ गया। चौथा फीचर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि चौथा फीचर क्या है, कि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ लिमिट्स लगाए गए हैं। अगर आपको पूछा जाए कल को कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब है, 4 ऑप्शन दे देगा कि अनलिमिटेड पावर होना चाहिए, कि राइट्स होना चाहिए, तो अनलिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट लिमिटेड होना चाहिए, बाय लॉ होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, तो लिमिटेड ऑप्शन होगा, ठीक है। लिमिटेड इज द राइट आंसर। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगा ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसको चलाया जाएगा गवर्नमेंट को। अब देखिए इसकी समरी देखिए, मतलब ये जितने भी डेफिनेशन अभी तक हुए हैं ना, ये सारे की समरी है। यहाँ पर क्या क्या डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी फाउंड दैट द डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। इससे पता नहीं चलता है पूरा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्टेड तो है भी। जिम्बाब्वे का आप जानू PF का देख लिए, इलेक्टेड था, लेकिन जो है वो इलेक्शन के बाद क्या कर रहा है, इलेक्शन के पहले क्या कर रहा है, वो भी मायने रखता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होना चाहिए, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, ये समराइज किया गया है, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसको जरूर से याद कर लीजिए। यहाँ पर इलेक्शन जो है ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल पीपल। ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये अवसर जो है सारे पीपल के लिए होना चाहिए, पूरे समाज के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी अमीर आदमी या फिर पढ़ा लिखा आदमी के लिए, सबके लिए होना चाहिए ये। एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल। गवर्नमेंट कैसा होगा, लिमिटेड होगा। ये UPSC में भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है कि हमारा गवर्नमेंट किस टाइप का होना चाहिए, तो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ बेसिक NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कहीं न कहीं छप के आ जाता है पेपर में, कहीं न कहीं नहीं। वो लोग जो है आयोग सब NCERT ही फॉलो करते हैं जनरली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट होना चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, इसको आप लोग मिलान करके रखिएगा। एग्जांपल्स में दिया गया है किंग ऑफ भूटान, भूटान हैज़ डिक्लेयर दैट, ये क्यों
किसको डिक्लेयर किया गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, मेजोरिटी बाय इलेक्टेड, ये सारे फीचर्स जो है आप लोग इससे इसको मिलान करना, इधर फीचर्स किसका दिया गया है, ये किस में किस कौन सा सेट होता है, इसको आप लोग बना के रखिएगा। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं इतना ही रखता हूँ अभी तक। वाई डेमोक्रेसी कल डिस्कस करेंगे। इतना में आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। तो हम लोगों ने आज देखा फीचर्स, देखा कितने फीचर्स है, 4 फीचर्स। ठीक है, 4 फीचर्स में क्या क्या है, एक बार समराइज यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 4 फीचर्स बताए गए, 1 2 3 4, ये सारा समरी है। आप समरी भी पढ़ लीजिए। ये ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक वाला जितना भी है, ये ब्लैक वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सारा पढ़ के आप जो है एक ओवर ग्लैंस ले सकते हैं। मैंने तो डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए ये सब आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो वाई डेमोक्रेसी ये दूसरा पार्ट है। हमने जो पढ़ा था ना, वो मतलब जो है हेडिंग जो पढ़ा था इस चैप्टर की, कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी, तो ये दूसरा पार्ट है वाई डेमोक्रेसी। देखिए अभी जो है यहाँ पर अभी 17 अभी 7-8 पेज और बचे हैं, तो कल मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और आप लोग को अंतिम में कहता हूँ कि जो है मेरा एक ये चैनल को